सो हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप भूल ही गए हैं हमको, ठीक है। एक बच्चे ने जो है मैसेज किया था, ठीक है, कि ग्रेविटेशन में उस चैप्टर में उसको प्रॉब्लम है, तो मैं ग्रेविटेशन चैप्टर से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और टेंथ का बैच भी, ठीक है, नाइन्थ वालों के लिए जो टेंथ का बैच है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। मतलब अप्रैल, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। टेक, तो उसके लिए सारी चीज़ें हैं, ठीक है। होम ट्यूशन, ठीक है, कोचिंग भी जो है 9th 10th का मैथ्स और साइंस का मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो भाई जो भी क्या कहते हैं इच्छुक बच्चे हैं, ठीक है, जो 10th में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भाई मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने वेन्यू ने डिसाइड किया है, ठीक है, कि कहाँ पे जो है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जहाँ लेकिन पढ़ाऊँगा तो ज़रूर, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो बी इन कांटेक्ट, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं भैया। आज का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है भैया? अब देखो, ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। कुछ ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, मैं भी बहुत दिन बाद लिख रहा हूं। यानी गुरुत्व धन आकर्षण, संधि विच्छेद हो गया, आकर्षण, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला के अट्रैक्शन, गुरुत्व, ठीक है। गुरुत्व क्या हो गया? सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। और आकर्षण क्या हो गया? अट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ अर्थ की ओर खींचना कहलाया क्या? गुरुत्वाकर्षण। अब देखो, इसके बारे में हमारे वेदों में पहले ही जो है डिस्कस कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं, ठीक है, वो हैं हमारे कौन साहब? ठीक है, गैलीलियो गैलीली। तो क्या गैलीलियो गैलीली ने बोला कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अर्थ के सेंटर की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। और क्या करती है भाई? अपनी ओर खींचती है, ठीक है। किधर? सेंटर की ओर, ठीक है। अर्थ अपने सेंटर की ओर हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है, ऐसा गैलीलियो साहब ने कहा था। लेकिन गैलीलियो साहब के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि गैलीलियो साहब ने इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया। देखो, मैथमेटिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है फिजिक्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स का तड़का जैसे ही लगता है फिजिक्स में, फिजिक्स और मजेदार हो जाती है। क्लियर है? तो भैया इन्होंने क्या कहा कि खींचती है। इन्होंने जो है लीजनिंग टावर ऑफ पीसा पे खड़े होकर सेब, केला, ठीक है, ये सब गिरा के जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और ये बताया कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर की ओर जा रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, अच्छा, इससे पहले जो हमारे फिलोसफर थे, एरिस्टोटल या अरस्तु थे, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भैया ये ऑब्जेक्ट का क्या है? प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट जो है किधर जा रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रही है। कुछ ऑब्जेक्ट नहीं जा रहे हैं, ऐसे रूह उड़ा रहे हैं, उड़ते उड़ते चला जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है, नहीं जा रहा है वो, लास्ट में कभी जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गैलीलियो ने कहा नहीं ये ऐसा है, ठीक है, कोई ना कोई तो है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब उसके बाद एक महान बुद्धिजीवी आए हमारे बीच, ठीक है, वो है आइजैक, सर आइजैक न्यूटन। के नाम के आगे सर लगता है, ठीक है, जैसे मेरे नाम के पीछे लगता है उनके नाम के आगे लगता है, ठीक है। तो भैया सर आइजैक न्यूटन आए, ठीक है, और उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे, और उन्होंने एक अलग सा लॉ बनाया, ठीक है, जिन्होंने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट, सन मून भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, उनमें अगर मासेस हैं, डिफरेंट मासेस हैं, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, डी, कहीं कहीं आर भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा,
ठीक है, यानी कि हमारे आपके बीच में भी कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, मेरे और इस पेन के बीच में भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, वही कहलाया हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है ना। तो भैया ग्रेविटेशन का जो पहला इन्होंने कहा, ठीक है, कि जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास के। दोनों बात एक ही है और अलग अलग भी है। एक कैसे है कि भैया F इज प्रोपोर्शनल टू m1, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अगर इसका मास बढ़ा दें तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मास भी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो बात तो वही हो गई। ठीक है, तो पहली चीज उन्होंने ये कहा, क्या कहा भाई, कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाएगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब दो चीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की का मतलब हो गया कि अगर एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी बढ़ेगी। क्लियर है। और दूसरा चीज उन्होंने कहा, जो फोर्स है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के ये क्या हो गया भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन रूप से लिखें तो ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज जो है हमारे न्यूटन साहब ने बताई। ठीक है, न्यूटन साहब ने ये बताया कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, और उस जो फोर्स की क्वांटिटी होगी वो ये होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये जब हटता है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट लाया जाता है। इस कांस्टेंट को खोजा था हमारे हेनरी कैवेंडिश साहब ने। ठीक है, तो वो कांस्टेंट आया कैपिटल जी। ठीक है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और ये कैपिटल जी क्या था, क्या था भाई, क्या था, ये कैपिटल जी था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जो कि बाद में जाना गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो भैया ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ और इसकी जो वैल्यू थी वो हमारी फाइंड किया हेनरी कैवेंडिश साहब ने। और जो इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली वो निकाली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अगर हम एक शब्दों में बोलें कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज अ क्या, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। अच्छा, एक कहानी जो है सब लोग सुने होंगे। ठीक है, ये जो कहानी थी, ठीक है, ये थी न्यूटन साहब जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, ये न्यूटन साहब हैं। ठीक है, ये न्यूटन साहब जो है पेड़ के नीचे बैठे थे और इनके सर पे सेब गिर गया। मैं कहानी बताता हूँ। अब ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है, ठीक है, कि भैया ये जो था, ये सबको पता है कि न्यूटन साहब के सर पे सेब गिरा या आम गिरा, जो भी था। और उसके बाद न्यूटन साहब की जो है दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट और इसी के बाद इन्होंने ग्रेविटेशन दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है सेब गिरा था, ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि भाई इससे पहले हम लोग जो भी लॉ थे, ठीक है, वो हमारे अर्थ के लिए थे। न्यूटन साहब एक पहले व्यक्ति बने, ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि ये सेम फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग ये मानते थे कि भाई अर्थ के बाहर जो दुनिया है वो ओडेन थॉर की है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि भैया ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है, पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है। और अगर ये पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बन गया। और ये फर्स्ट लॉ था जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है सेम फॉर्मूले से हम अर्थ और मून के बीच का भी फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो थी ये न्यूटन साहब ने बताई, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला गया। ठीक है, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला गया, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, हमारा ग्रेविटेशन का। ठीक है, अब जो दूसरी बात आई, ठीक है, दूसरी बात ये आई, ठीक है, वो क्या थी भाई, कि जो वैल्यू थी, ठीक है, कैपिटल जी की, वो आई 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है, तो अब न्यूटन साहब से ये पूछा गया कि ये F/d², ठीक है, वो आप कैसे लाए। तो इन्होंने ये बोला कि हम जो है कैपलर्स के थर्ड लॉ से पता किए ये। ठीक है, केपलर से थर्ड लॉ से। ये क्वेश्चन भी, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 नाम है। ठीक है, तो ये 2-3 नाम से जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन जाना जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इन सारी चीजों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, m1, ठीक है, जिसका पहले का मास 1 kg है, दूसरे का भी मास 1 kg है, सेम मास के हैं, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, यानी कि तब कैपिटल G क्या हो जाएगा भाई, F/d²। ओके, F/d² अपॉन m1 m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा F/d², 1/1। ठीक है, यानी 1/1 नीचे भी हो जाएगा तो F, यानी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास सेम है, 1 kg है, ठीक है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो जो फोर्स होगा वो कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर उसके बीच का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये फोर्स बहुत कम है। अब मान लेते 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो, ठीक है, अच्छा, जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतना कम फोर्स रहेगा। ठीक है, स्क्वायर के, ठीक है ना, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अच्छा, वो भी माइनस में आ रहा है, -11 के आसपास आ रहा है, या -8 के आसपास आएगा, -10 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये इतना छोटा फोर्स है कि इसको हम नगण्य कर सकते हैं, हमको फील नहीं होता है ये। ठीक है ना, हमको महसूस नहीं होगा, ठीक है, कि इतना फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, कोई लगा रहा है, या इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर अट्रैक्शन फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जो है आपका फोर्स भी कह सकते हैं, डायरेक्टली लग रहा है। क्लियर हो गया? तो भैया ये इसके बराबर है। अच्छा, अब SI यूनिट ऑफ क्या, ये ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कैसे निकालें, तो कैपिटल G इज इक्वल टू F/d² अपॉन m1 m2। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मास है तो kg²। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² होगी, किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट यही होगी। क्लियर हो गया? तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा भाई, कि क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देखा। ठीक है, और कैपिटल G की वैल्यू हमने देखी। ठीक है, और इसकी SI यूनिट देखी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, 2 बॉडीज के बीच में ये मैथमेटिकली इक्वल होगा, क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जब दोनों बॉडी का मास क्या हो, 1 kg हो, और दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तो ये बेसिक था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और हम लोग कैपलर्स
के लॉ भी देखेंगे, ठीक है ना, कैपलर्स के तीनों लॉ देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है, हाउ डिड न्यूटन्स गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का चर्चा करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू।